हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। तो आज ये आर के राजपूत का जो एसी फंडामेंटल है ये स्टार्ट हो रहा है और पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और देखते जाइए आप। इसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं बताता जाऊँगा, तो उसे आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं, तो आप नोट करते चलिएगा तो सही रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक साइन वेव है फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, मतलब एक साइन वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आपसे पूछा है। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए। ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2π तो यहाँ पे रहेगा ही और f की वैल्यू रख दीजिए 50। ठीक है, तो यहाँ पे 100π निकल के आ जाएगा। सीधे सीधे आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताऊँगा कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसा पूछ देता है कि हम हमेशा साइन वेव ही क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि बस सीधी सी बात है कि इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन जो है सिंपल होने की वजह से हम हमेशा जो है यूज करते हैं कौन सी? साइन वेव यूज करते हैं, इसे याद रखिएगा। और इसका फॉर्म फैक्टर क्या होता है? साइन वेव का फॉर्म फैक्टर जो होता है आपका, अगर फुल वेव है तो ठीक है, फुल वेव के लिए 1.11 होता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा, द रिएक्टेंस ऑफर्ड बाई कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट 50 हर्ट्ज 20 ओम। ठीक है, मतलब कह रहा है कि रिएक्टेंस जो ऑफर हो रहा है कैपेसिटर के द्वारा वो 50 हर्ट्ज पे आपका 20 ओम हो रहा है। तो अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के 100 कर दिया जाए तो रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, ये पूछा है। यानी कि 50 से फ्रिक्वेंसी को 100 कर दें तो रिएक्टेंस कितना वेरी करेगा। तो यहाँ पे बस ये समझने वाली बात है कि देखिए, अगर बात करता है एक्सएल की तब तो डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल हो जाता, क्योंकि एक्सएल क्या होता है? 2πfl होता है। लेकिन यहाँ पे बात किया है एक्सी की, तो एक्सी क्या होता है? 1/2πfc होता है। ठीक है, यानी कि ये फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई करिए आप। तो पहले कितना दे रखा है आपका? 20 ओम दे रखा है और दूसरा हमें ज्ञात करना है, मानते हैं एक्स, और पहली फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 है। ठीक है, तो 50 नीचे आएंगे क्योंकि यूनिवर्सली है, और दूसरी कितनी है? 100 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसे आप वो यहाँ से डायरेक्ट कट कर दीजिए तो यह 5 आ जाएगा और ये 50 आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, अब यक्स इधर ले लीजिए और यहाँ पे जो है कट करेंगे तो सीधे सीधे आपका 10 ओम निकल के आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो सी वाला सही हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी आगे और भी बहुत सारे पॉइंट आप आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं। ठीक है, हाँ एक चीज़ यहाँ से और आप जान सकते हैं, जैसे जो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस में हम पढ़ते हैं, जब एक्सएल और एक्सी के बराबर होता है तब रेजोनेंस कंडीशन होती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि अगर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस यानी एफआर से ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा, या इससे घटा दिया जाए तो सर्किट कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी एफआर से घटाई जाए तो यानी कि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली है फ्रिक्वेंसी के। अगर इसे फ्रिक्वेंसी जो बढ़ाएंगे तब तो इसका मान घटेगा, लेकिन अगर इसे घटाएंगे तो इसका मान बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर फ्रिक्वेंसी एफ आर से कम है तो कैपेसिटिव रहेगा, और अगर एफ आर से ज़्यादा है तो इंडक्टिव रहेगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है। द वोल्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई इज 220 वोल्ट, यानी कि ये डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो दिस फिगर रिप्रेजेंट, यानी ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मीन वैल्यू है कि आरएमएस वैल्यू है, या पीक वैल्यू है, या एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो ये देखिए 220 वोल्ट जो दे रखा है, कभी भी किसी भी अप्लायंस पे, चाहे वो आपका हीटर हो, गीज़र हो, हीटर हो, कुछ भी हो, उस पर जो भी दिया रहता है वोल्टेज वो हमेशा आपकी आरएमएस वैल्यू दी रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम याद करने वाले एक पॉइंट और बताएंगे जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कि 3 फेज सर्किट जो होती है हमारी, ठीक है, आर वाई बी, मान लो 3 फेज की ये सर्किट है और इसमें पूछ देता है कि जो दिया रहता है वो कौन सी वैल्यू दी रहती है, पीक दी रहती है, या एवरेज दी रहती है, या आरएमएस। ठीक है, और फेज में दी रहती है या लाइन में दी रहती है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। हमेशा याद रखिए ये लाइन वोल्टेज दी जाती है और आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज दिया रहता है, इसे आप याद रखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द टू वेव्स सेम फ्रिक्वेंसी हैव अपोजिट फेज व्हेन द फेज एंगल बिटवीन देम। ठीक है, दो फ्रिक्वेंसी जो होती हैं वो
अपोजिट यानी फेज अपोजिशन में कही जाती हैं, जब उनके बीच फेज एंगल कितना होता है। ठीक है, तो भाई जब अपोज करेंगे सीधे सीधे देखो तो 180 का ही तो डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसे वेब बना के देखें तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ये देखिए मान लीजिए ये यहाँ से आ रही है ये, तो दूसरी जो है यहाँ पे ऐसे मिलनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये आपस में 180 डिग्री पे फेज डिफरेंट है इनमें। ठीक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए हीटर इज रेटेड एज 230 वोल्ट 10 किलोवाट। ठीक है, यानी 230 वोल्ट उस वोल्टेज रेटेड है और 10 किलोवाट उसकी पावर है, और ए सी द वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट रिफर, मतलब ये 230 वोल्ट वैल्यू क्या है, ये सीधे सीधे पूछा है। तो ये एवरेज है कि आरएमएस है या कौन सी है, तो आप मैंने अभी आपको बताया था हमेशा ये आपकी आरएमएस वैल्यू दी रहती है, बी वाला ऑप्शन सही है यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे देखिए कभी कभी ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी पूछ लेता है, तो इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज और अमेरिका में 60। और ये बात देखो याद रखिएगा, वेरिएशन कितना जो है परमिसिबल होता है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए जो वेरिएशन होता है वो 3% जो है वो वेरी कर सकती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है, याद रखिएगा ये रूल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 क्या है, इफ़ two sinusoidal the same frequency but different amplitude and phase angle are subtracted the result is। ठीक है, तो रिजल्ट जो आएगा वो कैसा आएगा, तो देखिए जब क्या है सेम फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो यानी कि जो भी एम्पलीट्यूड आएगा वो सेम फ्रीक्वेंसी का ही तो आएगा और साइनसोइडल ही आएगा। तो आपका ये देखिए पहला ऑप्शन साइनसोइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई वेरिएशन नहीं होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 200 वोल्ट इट्स एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे याद करने वाली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे आप कुछ फैक्टर याद रखिए, जैसे कभी भी एवरेज अगर पूछे तो कितना याद रखिएगा 0.636। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी मैक्सिमम वैल्यू में। ठीक है, किसी भी मैक्सिमम वैल्यू में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज वैल्यू मिलेगा। ठीक है, साइन वेव के लिए है ये, याद रखिएगा इसे। और अगर आप 0.707 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो कौन सा मिलेगा, आरएमएस मिलेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये दो फैक्टर आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं, पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव 200, तो एवरेज पूछा है तो देखिए 200 कर दीजिए, और मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए किससे बताया था 0.636 से। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो 2 जीरो से देखिए 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा 2। अब 2 से आप मल्टीप्लाई करिए तो ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, सी वाला सॉरी ये आरएमएस के लिए हो जाएगा। अगर हाँ 707 से करेंगे तब आपका ये आरएमएस मिलेगा, लेकिन एवरेज पूछा है तो अगर इससे करेंगे तो आपका पहला मिल जाएगा 127। करके देखिएगा, बिल्कुल यही आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर याद रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ़ टू साइन वेव फ्रिक्वेंसी हैव फेज डिफरेंट पाई रेडियन देन। तो देखिए क्या कह रहा है कि दो साइन वेव हैं और सेम फ्रिक्वेंसी की हैं लेकिन अपोजिट हैं। ठीक है, मतलब कि अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था, एक फ्रिक्वेंसी अगर ये यहाँ वेव जा रही है, दूसरी इसके सेम अपोजिट है, ऐसे जा रही है या ऐसे। ठीक, तब क्या कह रहा है ऑप्शन में, बोथ विल रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम इंस्टेंट, बोथ विल बी रीच देयर मैक्सिमम वैल्यू एट द सेम इंस्टेंट, और व्हेन वन वेव रीच मैक्सिमम देन अदर विल रीच इट्स मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए सीधे सीधे आप जो है आप इसमें देख सकते हैं, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंची है तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंची है, यानी निगेटिव में है इसका मान जो भी है। ये मत सोचिएगा कि ये जीरो है या यहाँ जीरो, क्योंकि निगेटिव जीरो से बड़ा होता है, छोटा होता है। तो जीरो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे जाके जीरो होती है, लेकिन यहाँ निगेटिव है पीक पे अपने, और इसका जो पॉजिटिव पीक पे है अपने। तो जब ये वेव जो अपने पीक वैल्यू पहुंचेगी तो दूसरी अपने मैक्सिमम निगेटिव पे रहेगी। फिर आगे देखिए ये जब अपने पीक वैल्यू पे जाएगी तो फिर ये अपने निगेटिव पे आ जाएगी मैक्सिमम पे। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 813, द पीरियड ऑफ वेव, ठीक है। तो वेव का जो पीरियड होता है, यानी कि ये आवर्तकाल पूछा है आपसे सीधे सीधे, तो वो फ्रीक्वेंसी की इन्वर्सली होता है, ठीक है। देखिए टी जो होता है आपका 1/f होता है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा है, द सेम फ्रीक्वेंसी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो देखिए ये कोई भी हमारा जो सिग्नल चल रहा है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे, देखिए ये एक साइकिल जब पूरा करता है तो इससे जो है कंप्लीट हम एक साइकिल बोलते हैं, जब ये वेव यहाँ से चली और यहाँ पहुँची। तो ये यानी कि इधर का पॉजिटिव और उधर का नेगेटिव हिस्सा मिलके जो है एक साइकिल कहा जाता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, फॉर्म फैक्टर। तो आप याद रखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है वो RMS अपान एवरेज होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये चीज़ तो आपको पता हो गई, लेकिन पीक फैक्टर अगर पूछ दे तब आपको क्या लिखना है। देखो पीक फैक्टर के लिए क्या होता है, हमेशा जो है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अपन RMS वैल्यू, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, पीक फैक्टर ये होता है, और जो आपका फॉर्म फैक्टर मैंने आपको पीछे बताया ही था। तो दोनों चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ साइन वेव इज 150 सेकेंड्स, इट्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है। देखिए टाइम मैंने बताया था, टाइम पीरियड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी के इन्वर्सली होता है। तो अब देखिए फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 50 दे रखा है, 1/50, तो एफ से कंपेयर कर लीजिए तो 50 हर्ट्ज, जो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। छठा क्वेश्चन क्या है, एन AC करंट इज गिवन बाई I = 200 sin 100 pi t, इट विल अचीव ए वैल्यू ऑफ 100 एम्पियर आफ्टर, ठीक है। अब देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन आपको ये आपको एक तरह से सपोज करना पड़ेगा कि यहाँ पे 200 है और यहाँ पे 100 हो रहा है, यानी कि ये जो आपका साइन ओमेगा टी का जो फैक्टर है जो आपको दे रखा है, इसे किसी भी तरह करके हमें 1/2 लाना है, ठीक है। क्योंकि जब हाफ आएगा तभी जो है ये 100 हो पाएगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप इमेजिन कर ले गए फिर तो देखिए आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है। तो अब हमें क्या करना है कि 100 पाई टी, ठीक है, ये 30 डिग्री के बराबर कर देना है, बस सीधे सीधे आपका सोल्यूशन यहाँ से निकल गया। देखिए 100 पाई टी इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए टी की वैल्यू निकालनी है तो 100 इधर ले जाइए, तो 30/100 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका निकल के आ गया कितना, 1800, तो 300/18, ठीक है। तो अब देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, सर यहाँ पे 30 था तो 3 6, तो 1/600। यहाँ पे देखिए आपका एक 0 बचा था तो एक 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, ठीक है, तो 1/60 आ जाएगा। तो आपको डी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये फैक्टर आप अगर इमेजिन कर ले गए तो तुरंत आपका सॉल्व वहीं पे लग जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लेके चलना है, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो कुछ पॉइंट आप डायरेक्टली नोट करके चलें जिससे आपके टाइम बचाया जा सके। चलते हैं आगे। क्वेश्चन 11 क्या कर रहा है, द RMS वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 100 एम्पियर, इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। तो RMS वैल्यू आपको दे रखा कितना, 100, पीक वैल्यू पूछा है। अभी मैंने आपको बताया था अगर पीक वैल्यू में 0.0 यानी 707 से मल्टीप्लाई करें तो आपका RMS मिलता था, ठीक है। यानी कि अब अगर हमें RMS पता है और पीक निकालना है तो सीधे सीधे इसी से डिवाइड कर देंगे, तो 100/0.707, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक ज़ीरो बढ़ाते हैं 2 ज़ीरो, तो फिर आएगा आपका कितना, 10,000/70, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है, अपना जो करना होगा पूरा आप कर लीजिएगा। तो जो आंसर आपका निकल के आएगा वो सीधे सीधे आ जाएगा आपका 141, ठीक है।
बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट निकल के आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन आप सॉरी जो भी डिवीज़न है आप कर लीजिएगा, ये आ जाएगा सीधे सीधे। आगे देखिए, इफ़ टू वेव्स आर एक्सप्रेस एज E1 EM sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 एंड E2 EM2 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 2 देन, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस आपको दिया गया है, ये पूछा कि कौन सा लीड कर रहा है या कौन सा लैग कर रहा है। सीधे सीधे आप पहले वेव को देखिए, ये देखिए अल्फा 1 आगे जा रही है, मान लो यहाँ पे ये मान लीजिए ये अल्फा 1 आगे चली गई और दूसरी कौन सी थी वो अल्फा 2 आगे चली गई, ठीक है। दोनों प्लस प्लस में ही दे रखे हैं, ये भी बात है। तो ऑप्शन पढ़िए आप, E1 इज लीडिंग E2 बाई अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ठीक है। यहाँ से देखिए पहले ये बना लीजिए आप, ठीक है। ये मान लीजिए अल्फा 1 था और ये था अल्फा 2, ठीक है। ये आपका अल्फा 2 था, ये अल्फा 1 था, ये आपकी दूसरी वाली थी, ये आपकी पहली वाली थी। तो देखिए अल्फा 2 से अल्फा 1 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि E2 E1 से कितना लीड कर रही है या लैग कर रही है, ठीक है। तो बस अल्फा 2 से अल्फा 1 घटा के अब देखिए ये बी वाला ऑप्शन हमको यहाँ पे सीधे सीधे देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो अल्फा 2 है ये अल्फा 1 है। अब इनमें कौन कम है कौन ज़्यादा है ये तो नहीं पता है, लेकिन E2 जो है देखिए ऑप्शन के हिसाब से अगर चलेंगे आप तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना ही पड़ता है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वनडे एग्जाम में बैठते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आप कंफर्म कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे ये भी जान लीजिए अगर कोई प्योर इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, प्योर इंडक्टिव के लिए आपका जो रहेगा वो 90 डिग्री लैग करेगा, ठीक है। अगर प्योर कैपेसिटिव है तो 90 डिग्री लीड करेगी, ठीक है। यानी जो करंट होगी वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेगी कैपेसिटिव के लिए और लैग करेगी इंडक्टिव के लिए। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, द RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू द सेम इन द केस ऑफ, ठीक है। यानी कि RMS और एवरेज किस केस में सेम होते हैं। तो आपको पता है ट्रेंगुलर में तो हो नहीं सकता, साइन वेव का मैंने बताया था 1.11 फॉर्म फैक्टर होता है। और ये चीज़ आप याद रखिए, स्क्वायर वेव में क्या होता है कि स्क्वायर वेव की जो पीक वैल्यू होती है, जो RMS वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, सब सेम होती है, ठीक है, स्क्वायर वेव की कंडीशन में। तो इसलिए इसका जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा हमेशा के लिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल बी है हाईएस्ट RMS वैल्यू। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और साइन वेव दे रखा है, ठीक है। तो आपको पता है साइन वेव के लिए आपका जो पीक आएगा वो कम ही आएगा हमेशा कभी भी, और हाफ वेव के लिए अगर किया जाए तो भाई हाफ वेव क्या होगी कि भाई IM/पाई हो गई, जबकि फुल वेव के लिए 2IM होता है, तो ये भी देखो कम हो गया। लेकिन अब स्क्वायर वेव के लिए जाओ तो सारी चीज़ें सेम होगी इसके लिए, तो इसके लिए जो पीक वैल्यू होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी स्क्वायर के केस में, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो ये देखिए 17 क्वेश्चन क्या है, फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव विल हैव द हाईएस्ट RMS वैल्यू, ये तो मैंने आपको करा ही दिया। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द प्रॉपर कंज्यूम्ड इन ए सर्किट एलिमेंट विल बी लीस्ट व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेजेस, ठीक है। तो पावर कंज्यूम्ड सर्किट इज द लीस्ट, मतलब सबसे कम पावर कंज्यूम हो रही है कब होगी, अगर फेज डिफरेंस 180 है या 90 है या 0 है या 60 है। तो देखिए मैक्सिमम के लिए पूछेगा तो 0, और मिनिमम कब होगी जब इसके इनके बीच का जो डिफरेंट होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्योंकि देखो मैं बताऊँ आपको, पावर क्या होती है एसी में, VI cos फाई होती है, ठीक है। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है कितनी, 0। तो अगर 90 डिग्री हो गया तो टोटल 0 हो गया, पावर कंज्यूम 0 हो गई। लेकिन यहाँ पे अगर 1 है तो फिर पावर मैक्सिमम होगी। बस ये चीज़ था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, फॉर द सेम पीक वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज द लीस्ट मीन वैल्यू, हाफ वेव रेक्टिफाइड साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, साइन वेव, स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव तो हो नहीं सकती पहले क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इसके लिए सारी RMS और एवरेज पीक सब सेम होता है इसके लिए, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे साइन वेव के लिए कम ही होगा।
और ट्रेंगुलर वेव के लिए √3 से डिवाइड होता है, तो ये भी कम हो गया। हाफ वेव के लिए देखिए क्या होता है, जो आपका एक मिनट तो देखिए यहाँ पे साइन जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, मान लो ये वेव है आपकी, यहाँ पे 0 फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका RMS निकलता है वो Vm/2 होता है, ठीक है। तो भाई देखिए यहाँ पे सीधे सीधे 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी 0.5 फैक्टर लेंगे यहाँ पे तो सीधे सीधे आधा हो जाएगा, इसलिए सबसे कम वैल्यू इसी की मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहीं पे फुल वेव की तो 2Vm/π होता है, ठीक है। तो 2Vm/π का मतलब ये हो गया आपका, यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगल ही है इसलिए ये इससे कम ही होगा, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, फार साइन वेव विथ पीक वैल्यू आई मैक्स द RMS वैल्यू इज, ठीक है। तो साइन वेव के लिए जो पीक वैल्यू आई मैक्स है तो RMS क्या होगी, तो सीधे सीधे मैंने आपको बताया था 0.707 से करना था, ये फैक्टर आप भूलिएगा मत, तो बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्म फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, फॉर्म फैक्टर पूछा है तो मैंने आपको बताया, अभी पहले ही क्वेश्चन बताया था, फॉर्म फैक्टर जो होता है वो RMS टू एवरेज होता है, ठीक है। और पीक फैक्टर यहीं पे पूछ दे तो मैक्सिमम अपॉन होता है आपका RMS होता है, ठीक है। दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा। ये देखिए क्या कह रहा है, साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर ही पूछ दिया सीधे सीधे, मैंने बताया था साइन वेव के लिए फॉर्म फैक्टर 1.11 होता है, सीधे से याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, फॉर साइन वेव विथ पीक वैल्यू ई मैक्स द एवरेज वैल्यू, ठीक है। साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू पूछा है, तो साइन वेव के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, बी वाला फैक्टर हमेशा याद रखिए, कभी नहीं गलत होगा क्वेश्चन। और यहाँ पे अगर आपका वो पूछता RMS पूछता, सॉरी एवरेज के लिए ये देखो ये फैक्टर बताया था मैंने, RMS के लिए ये फैक्टर बताया था, दोनों चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी थोड़ी गलती हो जाती है, इसे माफ़ कीजिएगा। देखिए ये फैक्टर जो रहेगा वो एवरेज के लिए, ये फैक्टर जो रहेगा वो RMS के लिए, किसके केस में, साइन वेव के केस में, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेंट इन ए सर्किट गिवन बाई I इक्वल टू 100 sin 314t एम्पेयर, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ करेंट आर, तो इसमें फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 100 आपको दिख ही रही है, तो ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए 100 कहाँ मिल रहा है आपको, सीधे से देखिए 100 बस सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, आप यहीं से ऑप्शन करेक्ट करके टाइम बचा सकते थे, लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी भी कैलकुलेट करना चाहें आप तो यहाँ से ω/t आपको दे रखा है, कितना ओमेगा का मान दे रखा आपका 314, ठीक है। तो अब यहाँ से 2πf करिएगा तो f कितना हो जाएगा 314/2 इंटू पाई, ठीक है। तो ये देखिए कट जाएगा और इसे करिएगा तो हमारा 50 निकल के आ जाएगा सीधे सीधे, तो याद रखिएगा ये फार्मूला यूज होता है अगर कभी भी फ्रिक्वेंसी पूछे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या बोला है आपका, फॉर्म फैक्टर फॉर ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज द टाइम पीरियड विल बी, ठीक है। 200 हर्ट्ज के लिए आपका आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पूछा है, तो आपको पता ही है टी होता है आपका 1/f होता है, तो 1/200 करिए यहाँ पे आप, ठीक है। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो लगाइए, ठीक है, यहाँ पे कर दीजिए 5, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से निकल के आ जाएगा वो बी वाला सीधे से निकल के आ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट वेव थ्रू ए सर्किट, ठीक है। तो ये आप बुक में देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा क्रॉप हो गया है तो क्वेश्चन आपका कट गया है बीच से ही, मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या है। कह रहा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ये सर्किट एलिमेंट गिवन बाई 30 डिग्री, ठीक है। फेज डिफरेंस फाई आपका 30 डिग्री दे रखा था क्वेश्चन में, और इसेंशियल कंडीशन पूछा था, मतलब इसमें क्या कंडीशन हो सकती है। तो पहला ऑप्शन आपका दे रखा था, बोथ वेव मस्ट हैव द सेम फ्रिक्वेंसी, बोथ वेव मस्ट हैव द आइडेंटिकल पीक वैल्यू, यानी दोनों फ्रिक्वेंसी के लिए सेम पीक वैल्यू होनी चाहिए या सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, या बोथ वेव मस्ट हैव द जीरो वैल्यू एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है। कंडीशन पूछा है आपसे सीधे सीधे,
तो आप अब समझ ही सकते हैं, अभी मैंने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और बताया था इससे पहले, तो बस वही कंडीशन आप लगाइएगा, आपका आंसर सीधे सीधे निकल के आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, अब आपसे पूछा है 30 डिग्री फेज डिफरेंट है, ठीक है। तो अब वो जब भी चलती रहेंगी, जैसे भी जिस कंडीशन में चलती रहेंगी, ये फेज डिफरेंट आपका वो 30 डिग्री बना रहेगा। सेम जब ये पीक वैल्यू पाएगी तब ये भी पीक वैल्यू पे जाएगी, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन वो फेज डिफरेंट हमेशा 30 डिग्री का बना रहेगा, ठीक है। तो अब वो लीड कर रही है तो 30 डिग्री बाद उसका पीक जाएगा, और लैग कर रही है या जैसे भी है आप समझ सकते हो। तो बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका जो बोथ वेव मस्ट हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कभी वेरी नहीं करेगी, ठीक है। और थोड़ा आगे पीछे पीक वैल्यू को अपना अचीव करेंगी, तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंट है तो लीड लैग वाली कंडीशन दिया नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन इस लेक्चर के बाद आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू।